सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम और चुनिंदा खबरों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। विपक्ष ने अमेरिकी सैन्य हमलों में भारतीयों की मौत के बाद ट्रंप से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी की आलोचना की है। वहां से जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं उसको अलग अलग तरह से पीआर के लिए यूज भी किया जा रहा है कि ट्रंप के साथ मोदी कैसे बात कर रहे हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसी सारी बातें। लेकिन असल में क्या बात है और जो विरोधी पार्टियों वाले, विपक्ष वाले बोल रहे हैं, उसको कैसे देखा जाए? देखिए, जब ईरान का और अमेरिका का जो मामला चल रहा था उस समय अमेरिकी हमलों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय एक जहाज के ऊपर हमला हुआ। उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। 3 भारतीय नागरिकों की मौत में हालांकि अमेरिका की जो मिलिट्री टारगेट था उसको लेकर काफी आलोचना भी हुई। उसको लेकर ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो उतने सहज नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बड़ा हंस के मिले और ऐसे इसी को लेकर इंडिया में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने इसको इशू बनाया है। नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन में गए हुए हैं। वहीं पर एक वीडियो साझा करते हुए एक ग्रुप फोटो सेशन के दौरान ट्रंप और नरेंद्र मोदी का मामला सामने आया। शुरुआत में ये कहा जा रहा है कि दोनों ने एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में देखें तो दोनों अंदर मिले और उसके बाद उसी को लेकर इशू बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने भी और तृणमूल कांग्रेस ने भी, बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टियां, उन्होंने इसको इशू बनाया है। इससे अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो बैन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया है टेलीग्राम, और इस पर वैसे भी बहुत लोग इसका मजाक बना रहे हैं। अलग अलग एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि अगर ऐसी चीज कोई और चीज हो उसके लिए इसको बैन कर दो, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए किसी और चीज को बैन कर दो, ऐसी ऐसी बातें। अभी टेलीग्राम बैन करना वैसे कितना सही फैसला है, कल भी हमने बात की थी। अगर आप इसमें बता पाएं कि मौजूदा स्थिति क्या है। टेलीग्राम के सीईओ का भी हम बयान देख रहे थे, और अब क्या होगा आगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के मद्देनजर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगा दिया था। बताया जा रहा है कि एनटीए ने ही केंद्र सरकार से टेलीग्राम को ब्लॉक करने की मांग की थी। टेलीग्राम इसके खिलाफ अदालत पहुंचा है। वहीं इसके जो सीईओ पावेल दुरोव है, उन्होंने कहा है, अगर बैन लगाने की हालिया लॉबिंग कोशिश के पीछे रिलायंस व्हाट्सएप का हाथ हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। देखिए, इसमें दिल्ली सबसे बड़ा फैसला तो टेलीग्राम ने यही किया है कि जो केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम के ऊपर 22 जून तक बैन लगाया है उसके खिलाफ वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट में एक पटिशन लेकर गए हैं और पटिशन दायर की गई है। ये जो पटिशन है तेजस करिया के कोर्ट में मेंशन की गई है और इसकी तत्काल सुनवाई के लिए इसको परमिशन मिल गई है। रिपोर्ट के अनुसार जो कंपनी के सीईओ हैं वो लगातार रिलायंस ग्रुप के ऊपर और मेटा, क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कहीं ना कहीं इंडिया में जो मेटा ग्रुप है उसमें आंशिक हिस्सेदारी है और व्हाट्सएप के ने शायद इस बैन को लगवाने के लिए लॉबिंग की है। ये आरोप भी कंपनी के सीईओ लगा रहे हैं। और पावेल दुरोव ने तो इवन पूरा ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर पूरा बड़ा ट्वीट भी लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो कंपनी ने ब्रॉडर गेटवे प्रोटोकॉल BGP हाईजैकिंग तकनीक का इस्तेमाल करके भारत के बाहर, जैसे संयुक्त अरब अमीरात के यूजर्स के लिए एक्सेस में रुकावट डाली। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें जो रूटिंग जानकारी ब्रॉडकास्ट करके इंटरनेट ट्रैफिक को गलत रास्ते पर भेज दिया जाता है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये लिखा कि हम बेसिकली खुद ही इस किस्म की चीजें करने से रोक रहे थे, लेकिन जो रिलायंस से आने वाले BGP अनाउंसमेंट है उसको वो रिजेक्ट कर दें। खैर, ये ग्लोबल इंटरनेट रूटिंग को इस तरीके से गलत इस्तेमाल करने के लिए चिंता भी उन्होंने जताई है। इसके अलावा दुरोव लगातार इंडिया की जो IT मिनिस्ट्री द्वारा टेलीग्राम के बैन को लेकर
काफ़ी मतलब ट्विटर वगैरह पे लिख रहे हैं, काफ़ी इसको लेकर टेलीग्राम पे भी लिख रहे हैं और उसके खिलाफ वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो खैर देखते हैं कि आगे होता क्या है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर पेपर लीक होता है तो उसमें टेलीग्राम का तो कोई लेना देना नहीं है। पेपर तो फिजिकली भी लीक हो सकता है, किसी और एप्लीकेशन से भी इस्तेमाल लीक हो सकता है। इवन बहुत सारे यूजर्स तो ये बोल रहे हैं कि टेलीग्राम वीपीएन लगा के चल रहा है, तो फिर क्या फायदा, अगर किसी जी को लीक ही करना तो वीपीएन लगा के टेलीग्राम को वो कर लेगा। तो ये काफी इसको लेकर बात हुई है और मेरे को नहीं लगता कि टेलीग्राम पे बैन लगाना कोई सही फैसला था। तो लेकिन अभी यही है कि इस इसके पीछे कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम के मालिक हैं वो रिलायंस की लॉबिंग का हाथ बता रहे हैं कि रिलायंस वाले अंबानी परिवार ये सब कर रहा है। जी जी। और इससे हम अगर आगे बढ़े तो बात अयोध्या राम मंदिर की करते हैं। जड़ावे को लेकर हर रोज नई किस्म के खुलासे आ रहे हैं, लेकिन अगर आंकलन लगाना हो कि आने वाले दिनों में इस गबन से जुड़े हुए विवाद के बाद कौन कौन से नए मोड़ आ सकते हैं, किस किस के ऊपर गाज गिरने की सबसे ज्यादा संभावना है? देखिए अब इसमें मामले में यही है कि जो राम मंदिर का सटा हुआ है इसमें जो बाबरी मस्जिद मामले के सह आरोपी ने ट्रस्ट पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत शिकायत दर्ज करवाई है। और उसमें अगर आपको बताऊं कि आरएसएस के पुराने कार सेवक संतोष दुबे जो कि उस टाइम पे अडवाणी के साथ जो लगे हुए थे और अडवाणी के रथ पे होते थे और उन्होंने ही बाबरी मस्जिद गिराने में एक अहम योगदान दिया था। उन्होंने तो एफआईआर में संतोष दुबे ने तो ये तक कहा है कि मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने 200 करोड़ रुपए के फंड का गबन किया है। तो कल अमाउंट कुछ और था, आज अमाउंट और बदल रहा है। जो 1250 ईंटों की बात है कि जो रामशिलाएं थी जो कि सोने चांदी की ईंटें थी, हीरे जड़ी हुई ईंटें थी, वो भी गायब हैं। उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। अब बात करते हैं कि ये मामला पहुंचेगा कहाँ। जैसे अपने अपने खबर में ही सवाल के तौर पे पेश किया कि राम मंदिर के चढ़ावे का गबन गबन जो हुआ है उसका विवाद आगे कौन सा मोड़ लेगा। देखिए इसमें दो पार्टियां बनती साफ दिख रही है। एक तो वो लोग जो पुराने समय में लाल कृष्ण आडवाणी की टोली में लोग होते थे, विनय कटियार से लेके और दूसरे लोग, विनय कटियार जिसने बजरंग दल वगैरह भी बनाए थे और उस सारे मामले में एक्टिव थे। एक तो वो लोग हैं, उन लोगों को तो इन्होंने साइडलाइन लगा रखा है। तो वो ज्यादातर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं कि देखो जो नई टीम है जो कि नरेंद्र मोदी की टीम बताई जाती है, जो नरेंद्र मोदी नृपेंद्र मिश्र की जो टीम बताई जाती है या फिर चंपत राय की जो टीम बताती है, उसके खिलाफ वो लोग आरोप लगा रहे हैं। और उसमें देखिए आरोप भी बहुत सारे तो जायज भी हैं, क्योंकि अभी तक एसआईटी ने जहां जहां पे भी जिसके पास भी रेड मारी है उसके पास कैश मिला है। अभी तक 1250 रामशिलाओं का कोई हिसाब किताब नहीं है कि सोने चांदी की हीरे जड़ी हुई जो रामशिलाएं थी वो कहाँ पे गई हैं। तो काफी बड़ा बड़ा मामला ये चल रहा है अभी। तो देखिए इसमें यही कह सकते हैं कि ये मोड़ तो यही लेगा कि जो पुराने जो कार सेवक हैं जिन्होंने इस सारे मामले में आगे बढ़कर चीजें की हैं, वो अब जो नई टीम नियुक्त की गई राम मंदिर के ऊपर जिनको बैठाया गया और वो सारा पैसा गायब कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो एक लड़ाई तो छेड़ेंगे ही। खैर मामला दूर तक जाएगा। उसका रीजन ये है कि मैं आज देख रहा था कि कृष्ण जन्मभूमि में भी ये विवाद छिड़ गया है। वहां पर भी सीसीटीवी फुटेज गायब मिली है। वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग बाहर आए हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी चंदे की जांच होनी चाहिए, यहाँ से भी करोड़ों रुपए का चंदा गबन किया गया है। कृष्ण जन्मभूमि में बता दूं कि कृष्ण का मथुरा में जो वृंदावन में जो धाम है वहां पर भी ये डिमांड उठ रही है कि वहां पर भी चंदे की जांच की जाए। तो देखते हैं कि आगे चीजें क्या बनती है, लेकिन अभी काफी इसको लेकर विवाद हो रहा है दोनों जगह पे। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर का जो गबन है वो मुझे लगता है कि ओल्ड बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी के बीच में निपटता हुआ दिख रहा है। हालांकि देखते हैं कि एसआईटी क्या बात कैसे चीजें करती है, कैसे चीज नहीं करती है। लेकिन अगर इसकी सही से जांच होती है तो मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़े बड़े नेता इसमें नपेंगे बीजेपी के। जी। इससे आगे बढ़े तो देश में एक और पेपर लीक होने के आरोप लगे हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ जुड़ती है ये बात। हाँ, यूपीएससी का पेपर भारत में सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि इसी से आईपीएस आईएएस वगैरह बनते हैं। और साल 2026 के पेपर के ऊपर एक गंभीर आरोप लगे हैं। ये बताया जा रहा है कि एक कोचिंग संस्थान के जो अध्ययन सामग्री है उसमें से 100 में से 82 सवाल मेल खाते हैं। इसके लिए जो
अलग अलग संगठन है, इवन अपोजिशन पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह, ये सब निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं और ये कहा है कि यूपीएससी तत्काल तौर पर स्पष्टीकरण दे कि कैसे एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान के पेपर से 82 सवाल ऐसे कैसे मिल रहे हैं। 100 में से 82 सवाल अनंतम आईएएस द्वारा तैयार किए गए एक स्टडी मटेरियल से मिलजुल रहे हैं। उसको लेकर काफी बड़े सवाल उठ रहे हैं और पारदर्शिता की मांग हो रही है। देखिए कल हालांकि कल परसों मैं कह रहा था कि यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता, आईआईटी के पेपर लीक नहीं होते, लेकिन आज तो देखिए कि देश में यूपीएससी के पेपर लीक होने की विवाद खड़ी हो गई है। ये बड़ा गंभीर मामला है कि कैसे एक 100 सवालों में से 82 सवाल एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान के पेपर से हूबहू मिलते हैं, प्रैक्टिस पेपर से हूबहू मिलते हैं। तो इसको लेकर काफी काफी विवाद हो रहा है। देखते हैं कि क्या सफाई आती है यूपीएससी की तरफ से, क्या नहीं आती है। लेकिन हाँ, एक और पेपर इसके जद में पहुंच गया है। यूपीएससी जिसको ये माना जाता है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, क्योंकि इसी से आईएएस आईपीएस अफसर सब इसी से सेलेक्ट होते हैं। तो उसके पेपर तक लीक होने की बात इस भाजपा सरकार में अब हो रही है। जी, इससे आगे बढ़े तो बात करें आरएसएस की। आरएसएस पर प्रतिबद्ध नहीं, उसके कामकाज में पारदर्शिता चाहता हूं, ये कहना है प्रियंक खड़गे का। ये कौन है? देखिए, कर्नाटक के गृह मंत्री हैं प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं। वो लगातार पिछले कई दिनों से विवाद में थे। विवाद में इस वजह से थे क्योंकि वो कर्नाटक में आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे थे। हालांकि उन्होंने प्रतिबंध उस हिसाब से नहीं लगाया था। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ये बात कही थी कि आप आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, आप क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। उसके बाद इसके अलावा उन्होंने पत्र लिख के मोहन भागवत को ये पूछा भी था कि भाई आपकी रजिस्टर्ड संस्था है, किस आपके वित्तीय स्रोत क्या है, आपकी मतलब फाइनेंशियल चीजें क्या है, आप किस एक्ट के तहत रजिस्टर हैं, क्या मामला है। तो वो सार्वजनिक करने का उन्होंने आग्रह किया था। उसको लेकर मोहन भागवत ने भी कहीं पे कमेंट कर दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म कोई रजिस्टर्ड संस्था थोड़ी ना है। तो उसके ऊपर ये भी कहा गया कि एक तो आरएसएस हिंदू धर्म का पर्यायवाची नहीं है, ये जवाब भी दिया गया। ये बिल्कुल सही बात भी है कि आरएसएस कोई हिंदू धर्म का पर्यायवाची नहीं है। तो कोई भी संगठन अगर काम कर रहा तो किस एक्ट के तरह क्या किस तरीके से रजिस्टर्ड है, क्या उसकी चीजें हैं, क्या उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में बात तो हो सकती है। खैर, प्रियंक खड़गे थोड़ा सा एक स्टेप पीछे दिख रहे हैं जब से आरएसएस वाले उनके ऊपर हमलावर हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बैन लगाने के लिए नहीं पूछ रहा था, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि इनका जो कामकाज है इसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं बात पूछ रहा था। आरएसएस को लेकर काफी काफी पहले भी भारत में विवाद रहे हैं। पिछले साल उन्होंने 100 साल पूरे किए हैं। डीआर गोयल की मुझे किताब याद आती है, वो आरएसएस के पंजाब से ही आरएसएस से जुड़े थे डीआर गोयल साहब। उनकी किताब हालांकि बैन भी कर दी गई थी, वो काफी महत्वपूर्ण किताब है। और मुझे लगता है कि सभी को अगर ऑथेंटिक आरएसएस के ऊपर किसी का काम पढ़ना चाहिए तो डीआर गोयल साहब का पढ़ना चाहिए। खैर, प्रियंक खड़गे मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला तो सही लिया है। देखते हैं आगे चीजें कैसे होती हैं। आरएसएस से पंगा उनको थोड़ा इसका कहीं ना कहीं जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। आरएसएस कई तरीके से प्रियंक खड़गे को घेरने की कोशिश करेगा। जी, और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो नीट पेपर लीक के मामले में कथित तौर पर अब तक आत्महत्याओं की खबरें आनी बंद नहीं हो रही। राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली से 3 और छात्रों की कथित खबर आ रही है आत्महत्या करने की, नीट की वजह से, पेपर लीक की वजह से। देखिए, वैसे तो अब तक जब से नीट पेपर लीक हुआ तब से अब तक आठ स्टूडेंट्स की डेथ किसने सुसाइड किया है। ठीक है, अब ये 2 दिनों के अंदर ये खबर आई है कि 3 स्टूडेंट्स ने और सुसाइड किया है। उसमें राजस्थान का एक है, सीकर में रहने वाला, एक उत्तराखंड का है, एक दिल्ली का है। तो 3 स्टूडेंट्स ने और सुसाइड किया है। और नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो लगातार उसको लेकर सरकार दबाव में भी है, उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इवन आज राहुल गांधी ने भी कोटा में, राजस्थान के कोटा में एक बड़ी रैली नीट के पेपर के खिलाफ एक अभियान जारी किया है। 21 को हालांकि दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी, देखते हैं उसमें क्या होगा। जो ये अभी खबरें अगर बात करें तो इसमें जो मृतक है वो राजस्थान के झुंझुनू का रहने वाला है और सीकर में ये परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। सीकर में डेथ हुई है। एक देहरादून का है, उत्तराखंड में जो तो फीमेल स्टूडेंट है
उसने आत्महत्या की है। और एक जो दिल्ली से जो साउथ दिल्ली है, वहां से एक 17 साल की स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। उस वो परिवार भी वैसे तो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था, लेकिन दिल्ली में वो रह रहा था, दिल्ली में वो तैयारी कर रही थी। तो पहले भी कम से कम 8 स्टूडेंट्स की सुसाइड हो चुका, 3 आज के दिन रिपोर्ट हुए, तो टोटल 11 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करने की खबरें आ चुकी हैं। तो काफी ये जो स्टूडेंट्स का सुसाइड है रुक नहीं रहा। मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहले ही ये जो स्टूडेंट्स हैं बहुत घरों से पैसे लेकर, और बहुत महंगी कोचिंग होती है नीट की, बहुत पैसे लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ऊपर से पेपर लीक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जो स्टूडेंट्स झेल रहे हैं, इसके कारण ये चीजें हो रही हैं। खैर, उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। और आज वैसे कोकरोच जनता पार्टी के तो आंदोलन चल ही रहे हैं, अब कांग्रेस भी इसके खिलाफ मैदान में दिख रही है। और राहुल गांधी ने आज राजस्थान के कोटा में इसके खिलाफ अभियान छेड़ा है, और वहां से उन्होंने नीट के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की है। जी। और इससे आगे अगर बढ़े तो कल हमने बात की थी उद्धव ठाकरे की पार्टी में फूट पड़ने की, उनके सांसदों के बागी होने की, वो अटकलें सही साबित हो गई हैं? हाँ, वो अटकलें सही साबित हो गई हैं, और बीजेपी ने एक और बार शिवसेना को तोड़ दिया है। इससे पहले हम तृणमूल कांग्रेस की बात कर रहे थे, बंगाल में कैसे ममता बनर्जी की पार्टी के 20 सांसदों को तोड़ा। उससे पहले हमने खबर की थी आम आदमी पार्टी की, पंजाब में कैसे राज्यसभा के 7 जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे उनको बीजेपी ने तोड़ दिया था। लगातार हम ऐसी खबरें कर ही रहे हैं कि रीजनल पार्टियों को कहीं ना कहीं बीजेपी तोड़ रही है। लोग कई अलग अलग कयास लगा रहे हैं। पहले हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में कुछ बातें करते हैं, उसके बाद बीजेपी के प्लान के बारे में भी बात करेंगे। बात करते हैं, देखिए, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके 9 टोटल सांसद इस बार जीते थे लोकसभा के चुनाव में, 6 टूट गए हैं। 6 उसमें से 6 सांसदों ने जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला, उसको उनको चिट्ठी लिखी है कि हम सिंधे गुट में विलय होना चाहते हैं। और हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है। बात करें तो ये जो शिवसेना के बड़े नेता हैं संजय राउत, उन्होंने आरोप लगाया है कि 15-15 करोड़ रुपए में 15-15 करोड़ रुपए में डील हुई है। 6 सांसदों के नाम भी लोगों के सामने रख दिए गए हैं। इससे अगर बात करें तो टोटल इस 3 महीने के दौरान, 3 महीने के अंदर 27 एमपीज को तोड़ा गया है। 7 जो एमपीज थे वो आम आदमी पार्टी के, 20 जो एमपी थे वो तृणमूल कांग्रेस के, और अब अगर 6 को और मिला लें तो 33 जो एमपी हैं वो हो जाएंगे जिनको बीजेपी ने तोड़ा है। तो ये काफी बड़ी तोड़ फोड़ पार्टियों के अंदर बीजेपी कर रही है। इसमें धन बल सबका प्रयोग किया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सब क्या चल रहा है, पंजाब में किस किस्म से चीजें हुई। पहले मित्तलों के ऊपर और अरोड़ों के ऊपर रेड वगैरह करवाई गई, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वाला उसके ऊपर रेड हुई, और बाद में जब उन्होंने समझौता कर लिया तो उन रेड्स का क्या हुआ कोई अता पता है नहीं। तो जो बीजेपी है वो हर तरीका अपना रही है तोड़ने के लिए। अब इसमें मैं जिस बारे में बहुत लोग कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है कि भाई इतने सांसद क्यों तोड़ना चाह रही है, तो प्लान ये बताया जा रहा है कि मोदी सरकार कुल टोटल 362 सांसद चाहती है। और इसके इसके पीछे ये इसलिए चाहती है क्योंकि 2 महीने पीछे अब अगर आप जाएंगे 16 से 18 अप्रैल, 2 महीने पहले 3 विधेयक लोकसभा के अंदर लेके आई थी। उसमें एक तो जो आपको ध्यान हो, नया परिसीमन करवाने की बात थी, जिसमें 550 से सीटें बढ़ के 850 हो जानी थी। वो कहीं ना कहीं जो मौके की हुकूमत है बीजेपी का वो सिरे नहीं चढ़ पाया। उसके लिए 362 एमपीज के समर्थन की जरूरत थी। तो उसी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है, उस नंबर को 346 लेके जाना चाहती है। इसलिए 33 विधायक इन 2 महीने के अंदर अंदर तोड़ दिए। तो खैर अब यही है कि लोकसभा में एनडीए के पास अब 318 सांसद हो गए हैं, उसको और सांसद तोड़ने होंगे। तो जो अटकलें हैं उसमें सबसे बड़ी अटकल तो जैसे मैंने आपको बताया कि यही है कि कहीं ना कहीं जो मौके की हुकूमत है, बीजेपी की हसरत है कि वो 346 सांसद कर पाए।
ताकि उसका कोई भी जो बिल है जो वो पास करवाना चाहते हैं वो लोकसभा में ना गिरे, उसके लिए वो हाथ पैर मार रहे हैं। तो ये एक बड़ी थियरी है, इसी के कारण मेरे को लगता है कि शिवसेना को भी तोड़ा गया, इसी के कारण आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया, इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस को भी तोड़ा गया। मुझे लगता है कि और एक आध पार्टी इनके चपेटे में आ गई तो उसको भी तोड़ देंगे। आज आप उत्तर प्रदेश की एक खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के बड़े नेता हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनकी स्टेटमेंट थी कि अब उनका अगला जो मिशन है वो समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ना है। समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में। अगर 37 में से ये 15 भी तोड़ गए या 20 भी तोड़ गए तो मुझे लगता है कि वो जो 346 वाला नंबर है उसकी तरफ जो है कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ जाएगी। तो उस सारा मामला लोकसभा में अपने बिलों को पास करवाने के लिए बीजेपी कर रही है। जी, इसी के साथ आगे अगर बढ़े तो 1 करोड़ के गहने पानी में गल गए, बाकी बंदर ले गए। ये कहना है पुलिस का। पुलिस ने कोर्ट में ये बात बोली है। ये कैसा अनोखा मामला है, गहने वो भी पानी में गल जाएँ? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का मामला है, लखीमपुर जिले का मामला है। वहां पर ये मामला 17 साल, वैसे तो 17 साल पुराना मामला है। एक केस था दहेज का। एक पंजाब के ही कपूरथला के रहने वाले मुदित अग्रवाल की पत्नी थी रानी अग्रवाल, वो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। और उसमें कहीं ना कहीं जो जो उसके गले में जो चूड़ियां थी, गले में जो हार थे, हाथ में जो चूड़ियां थी, वो सब उतार के जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था तो पुलिस को सौंप दिया। अब वो उस केस का निपटारा हो चुका है, 17 साल तक मुकदमा चला। साक्ष्यों के अभाव में कहीं ना कहीं वो जो परिवार वाले थे उनको बरी कर दिया गया। तो परिवार वाले गए कि भाई पुलिस ने जो 1 करोड़ रुपए का सोना मेरी पत्नी के गले से उतारा था वो हमें दिया जाए। तो पुलिस ने ये कहा कि वो तो सर हमने लॉकर में रखा था, लॉकर में बारिश के कारण पानी भर गया, वो पानी में गल गया, थोड़ा बहुत जो बाहर इधर उधर रखा हुआ था उसको बंदर उठा ले गए। तो पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस माल खाने से 1 करोड़ रुपए का जो सोना जो उन्होंने जमा किया उसको वापस देने से मुकर रही है। और ये मामला अब तो खैर जो कपूरथला के जो रहने वाले मुदित अग्रवाल हैं उन्होंने मीडिया का सहारा भी लिया है, मीडिया में भी खबर आई है, पर मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कोई किसी किस्म का हो पाएगा। सबको पता है कि वो सोना कहाँ गया। मामला भी 17 साल पुराना है। तो पुलिस वाले कहीं ना कहीं उस सोने को डकार गए हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। मतलब इवन मैं अपनी गिरफ्तारी का एक बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, आप भी समझेंगे। जब मेरे को जी, गिरफ्तार किया गया तो मेरे पास एक कैमरा था, मेरे पास एक फोन था, और भी मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे ब्रांडेड जूते थे, जैकेट थी। मेरे को कोई कुछ भी चीजें वापस नहीं मिली, सब पुलिस ने जमा कर लिए। जब मेरे को तिहाड़ जेल से मैं छूटा, मेरे को जब जमानत हो गई तो मैं जब गया पुलिस थाने के पुलिस वालों से कि भाई मेरे कम से कम सामान वापस दो, तो बोला कौन सा सामान, आप तो वो कहीं भूल गए होंगे, हमें तो दिया, हमने तो लिया ही नहीं। तो पुलिस वाले साफ मुकर गए कि हमने आपका कोई सामान नहीं लिया था, माल खाने में कोई जमा ही किया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो कहाँ गया होगा। फोन वगैरह आपको पता ही होगा कि उन्होंने बेच दिया होगा किसी चोर के हाथों, कैमरा भी बेच दिया होगा। तो ऐसे ही करते हैं ये। अब जो सोना कहाँ से दें, और 1 करोड़ रुपए का तो बहुत 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 ज्यादा सोना। 10 तो सोने की चूड़ियां थी उसके पत्नी में, सोने का हार था, सोने की चेन थी, बालियां थी, अंगूठियां थी, काफी सामान मुदित अग्रवाल की पत्नी के गले में था। खैर अब वो 1 करोड़ रुपए का सोना तो अब वापस मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।